और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 दहशतगर्दों को मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मिकदार में धमाकाखेज मादा बरामद होने का दावा किया गया है। ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए के मकान में ये लोग रहते थे। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। मजहबी लिटरेचर के 1 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप भी जब्त किए हैं। इस ऑपरेशन के अलावा कुरूद इलाके में भी एक छापा मारा गया और वहां से मकामी मॉड्यूल के एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी की खबर है। तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां पर 6 मुबैना दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ये दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जाता है कि ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए के एक मकान में ये दहशतगर्द रहा करते थे। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर बाकायदा इन्हें गिरफ्तार किया है। मजहबी लिटरेचर के 1 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन के अलावा कुरूद इलाके में भी एक छापा मारा गया, वहां से मकामी मॉड्यूल के एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी की खबर है। और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मेहताब, क्या खबर है? बड़ी खबर आ रही कि 6 मुबैना दहशतगर्दों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर क्या है? हुरैरा, ये गिरफ्तारी राजधानी भोपाल के ऐशबाग जो थाना है वहां पर फातिमा मस्जिद के पास गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी मध्य प्रदेश एटीएस ने की है और इतनी खामोशी तरीके से कार्रवाई की गई है कि ऐशबाग थाना के लोगों को भी खबर नहीं होने पाई। जो एटीएस के 50 से ज्यादा जो जवान यहाँ पर आए, उन्होंने जिस पे छापा मारा, उस पर गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद जो वहाँ पे दस्तावेज थे, जो वहाँ पे धमाके अशिया बताई जा रही है, उसको जो वहाँ से जब्त किया और फिर उनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भोपाल का जो करूद इलाका कहा जाता है, वहाँ पर जो लोकल मॉड्यूल की वहाँ पे गिरफ्तारी की गई है। अब अभी तक एटीएस ने इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि शाम 7 बजे के करीब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे और उससे कुछ मजीद तफसीलात भी सामने आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता कई महीनों से मध्य प्रदेश में सिमी की उसकी नकल हरकत है, उसको लेकर उस पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की अपनी नजर बनी हुई थी और ये समझा जा रहा था कि कुछ ऐसी वारदात सामने आ सकती हैं। चाहे हम खंडवा की बात करें, खंडवा के पिछले महीनों में जहाँ से बड़े मामले सामने निकल कर आए थे और वहां पर सिमी के इससे पहले भी जो मामला हुआ था धमाका किसके या जो भोपाल सेंट्रल जेल में जो इनकाउंटर किया गया था, उसके लिंक भी खंडवा से जुड़े हुए थे। तो ये जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे लोगों को एक बड़ी हैरत हुई, क्योंकि राजधानी भोपाल जहां पर वजीर आला भी बैठते हैं, वहां पे जहां पे डीजीपी भी बैठते हैं और वहां पर जिनकी नाक के नीचे अगर इस तरह की जो साजिशें हो रही थी और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मुकामी जो इंटेलिजेंस है उसकी ये एक नाकामी थी। और फिर भोपाल जो ऐशबाग थाना है जहां पर जिनका इन्फॉर्मेशन होनी थी, उनको खुद भी पता नहीं था और एटीएस के 50 से ज्यादा जवान आते हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। मेहताब, जिस तरह से ये लोग किराए के मकान में रह रहे थे, क्या माना जाए कि जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है या फिर किसी दूसरी रियासत के होंगे ये लोग? देखिए हुरैरा, किराए के मकान पर आमतौर पर वही लोग रहते हैं जो बाहर के शहरों से होते हैं। मुकामी तौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जो अपने शहर में रहते हुए अपनी चीजों को लेकर जब किसी के यहाँ के मकान पे रहे, या तो बाहर की में पढ़ने के हवाले से आ सकते हैं, मुलाजमत के हवाले से आ सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर एक थाने से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में 6 लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो और फिर जब बार बार यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए कहा जाता है कि जो भी किराएदार है उनका पहले वेरिफिकेशन करवाया जाना चाहिए ताकि पता चल सके वो कौन लोग हैं, उनका अपना बैकग्राउंड कहाँ से आए, वो कहाँ से आए हैं। और इस तरह की चीजों पे भी जांच की जा रही है कि वो जो 6 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनका ताल्लुक कहाँ से है और फिर उनकी शनाख्त की उनकी आइडेंटिटी की जांच मुकामी तौर पर क्यों नहीं करवाई गई थी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल मेहताब, जिस इलाके में छापेमारी की गई, बताया जा रहा है कि 2 इलाके हैं, ऐशबाग का इलाका है और इसके अलावा करूद जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये इलाके किस तरह के हैं, कितनी आबादी यहाँ पर है और जो आबादी है वो किस तरह की है? और क्योंकि जिस तरह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये एक बड़ा मामला है मेहताब। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मामला और फिर भी मध्य प्रदेश की राजधानी में मामला पेश आया है। और ऐशबाग की अगर हम बात करें तो ऐशबाग इससे वहां से अगर हम भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें तो मुश्किल से उसकी दूरी 1 किलोमीटर के करीब होगी। और ऐशबाग एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर हॉकी खेली जाती है और वहाँ पे अगर आबादी की बात करें तो अक्सरियत मुसलमानों की है। और करोद की बात करें तो वहाँ पे मिक्स आबादी रहती है,
तो यहाँ पर इस तरह की चीजों की जो है नकलो हरकत को जो है किया जाना, और फिर जो खामोश तरीके से जिस तरह से धमाका नशिया जो है मादा बरामद किया जाने का दावा किया जा रहा है, और जो लैपटॉप जब्त किए जा रहे हैं, उससे जो है एक हैरत होती है कि यहाँ पर नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश कैसे की जा रही थी। और फिर जो मकामी पुलिस थाना है, जिस तरह से मैंने बताया कि ऐशबाग थाने से जो थोड़ी सी दूरी पर जो है जिस मकान में छापा मार की कार्रवाई की गई है, वहां पर उन लोगों को खबर न होना, ये बड़ी तशवीश की बात है। अब ये तो एटीएस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक क्या था और कौन सी चीजें इनपुट सामने आते हैं। बिल्कुल, एटीएस जाहिर सी बात है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन मेहताब, इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस घर में लोग रह रहे थे वहां के मकान मालिक का क्या कुछ इन लोगों को लेकर कहना है? क्या किसी तरह की कुछ जानकारी शुरुआती तौर पर मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो है जो मकान मालिक है वो भी जो कुछ बोलने की तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि जो है क्योंकि पुलिस ने जो है उनको ताकीद की है कि किसी तरीके के बाहर कोई बयान नहीं, और वहां पे जो लोग रह रहे थे उसकी भी जांच की जा रही है, और फिर जो जिस मकान में रह रहे थे उनका भी डाटा तलाश किया जा रहा है कि इनके अपने लिंक क्या है, क्या इन्होंने किसी दबाव में आके कि यहाँ पे घर पे किराए पे दिया था या सिर्फ किराएदारी के लिए ही किराया दिया गया था, और वो लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनके किन किन लोगों से राब्ते थे मुकामी तौर पर, उसकी भी तलाश की जा रही है। बिल्कुल मेहताब, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक आएंगे, और इस पर भी नजर रखिए कि एटीएस की तरफ से इस गिरफ्तारी पर क्या कुछ बयान आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुबैना 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम कार्रवाई एटीएस की तरफ से की गई है, लेकिन एटीएस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और यह माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस गिरफ्तारी पर तफसीलात फराहम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मालाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंची और बयान रिकॉर्ड किया। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। साइबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन जाधव देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पहुंचे थे। वाज़ेह कि यह मामला 1 साल पुराना है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमे पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक इसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले किया था। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी दर्ज किया है। और चलिए इसी खबर पर सीधे मुंबई का रुख करेंगे। सर्वेश हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। सर्वेश, खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए अबू जी, तकरीबन 3 अधिकारियों की टीम, साइबर की टीम है जो ठीक 12 बजे करीब देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर पर पहुंची थी, और जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नितिन जाधव साहब मुंबई साइबर क्राइम के एसीपी हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट तक लगातार उनसे पूछताछ की गई, और 2 घंटे 10 मिनट की पूछताछ करने के बाद साइबर क्राइम के जो अधिकारी थे वो सरकारी बंगले से बाहर निकल गए बिना किसी सवालों के जवाब दिए मीडिया के। लेकिन ठीक पौने घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद मीडिया से रूबरू हुए। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से उनसे जवाब पूछे जाने थे सरकार की तरफ से, जिस तरह से बताया गया था कि कुछ उन्हें सवालों के जवाब देने हैं, उनके पास एक पहले से कुछ सवाल भेजे भी गए थे, लेकिन उस सवालों के जवाब न पूछते हुए आज जिस तरह से साइबर क्राइम की टीम ने उनसे सवाल पूछे, वो सारे सवाल जो थे वो सहयोगी आरोपी बनाए जाने को लेकर थे। तो उनका साफ था कि उनसे जो सवाल पूछे जाने थे न पूछते हुए उनसे कुछ अलग सवाल पूछे गए थे, जैसे कि वो एक आरोपी हों। तो कुल मिलाजुलाकर अब दोबारा इस मामले को लेकर पूछताछ होगी कि नहीं, क्या पूछताछ यहीं पे खत्म हो गई है क्या, ये अभी तक इस बारे में कोई भी बयान देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि उनके सारों के सवालों के जवाब उन्होंने जरूर दे दिए हैं, लेकिन साइबर यूनिट की तरफ से किसी प्रकार कोई जवाब अभी तक नहीं सामने आया कि क्या उनके सभी पूछे गए सवालों के जवाबों के सामने क्या साइबर यूनिट संतुष्ट है पूरी तरह से। तो अभी ये देखना होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र अधिवेशन भी अभी फिलहाल चल ही रहा है, काफ़ी गर्मा गर्मी आए दिन यहाँ सत्र में हो ही रही है। कल भी इस मामले को लेकर हो सकता है कि विधानसभा में हंगामा हो, क्योंकि आज तकरीबन
15 के करीब जो नेता हैं मुंबई और महाराष्ट्र के, वो देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर पहुंचे थे। नीतीश राणे थे, प्रवीण दरेकर विधान परिषद के विपक्ष नेता वो थे, कृपा शंकर सिंह उपाध्यक्ष जो महाराष्ट्र बीजेपी के वो थे, और अन्य कई नेता पहुंचे थे। मनोज कोटक जो सांसद हैं वो पहुंचे थे। कुल मिलाजुलाकर राजनीति तेज जरूर हो रही है। फडणवीस का कहना साफ है कि अगर उन्हें कार्रवाई करनी है साइबर क्राइम यूनिट को या मुंबई पुलिस को, तो नवाब मलिक पर करे, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही डॉक्यूमेंट पत्रकारों को नवाब मलिक की ओर से दिए गए थे, तो उन पर ना कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनका ये भी आरोप था। बिल्कुल सर्वेश, मतलब अब इस पूछताछ के बाद और इस पूरे मामले के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और संजय राउत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। यह मानकर चला जाए कि एक तरफ असेंबली का सेशन चल रहा है और दूसरी तरफ असेंबली के बाहर भी सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, संजय राउत के सवालों को लेकर भी आज उन्होंने ट्वीट किया, वो भी सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे ये कहा कि उन्होंने खुद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कल, और उन्होंने खुद कहा कि वो खुद मुंबई पुलिस के सामने जाकर इस बारे में बयान देंगे, लेकिन मुंबई पुलिस और सरकार की तरफ से उन्हें मना किया गया कि आप भी किसी पुलिस स्टेशन मत जाइए, जो पूछताछ करने वाली टीम है वो आपके सरकारी बंगले पर आएगी। तो वो तो खुद जाने वाले थे। तो संजय राउत को लेकर उन्होंने ये भी निशाना साधा कि वो संजय राउत तो खुद कर छिप कर कूद कर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वो इस तरह से नहीं करते, वो सामने आकर बात कर रहे हैं। तो संजय राउत के सवालों का जवाब इस तरह से उन्होंने दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सिक्रेसी एक्ट के तहत देवेंद्र फडणवीस पर मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पूछताछ टीम करने आई थी, क्या टीम संतुष्ट होकर गई है कि नहीं, ये अब अहम सवाल है। अब इसको लेकर हालांकि अभी तक राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पटेल ने कोई पुख्ता बयान तो नहीं दिया है, लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले की एक कड़ी के तौर पर सिर्फ एक सवाल पूछा जाना था देवेंद्र फडणवीस से कि आखिरकार उनके पास से ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स है, सिक्रेसी जो सीक्रेट के तौर पे आते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचे कैसे। अब इसमें देवेंद्र फडणवीस ने क्या अपने जवाब में कुछ लोगों के नाम लिए हैं या नहीं, जिसमें जैसे इससे पहले रश्मि शुक्ला का नाम आया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी, मामला दर्ज हुआ था, उनको बेल तक लेनी पड़ी। तो इसमें क्या कुछ और लोगों के नाम लिए गए हैं, क्या कुछ और लोग शामिल हैं क्या? अगर उनके नाम देवेंद्र फडणवीस से लिए होंगे तो उन पर बिजली जरूर गिर सकती है, और हो सकता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है टीम, तो आगे भी इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस से दोबारा टीम पूछताछ जरूर कर सकती है। बिल्कुल सर्वेश, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया और फडणवीस से पूछताछ हुई, इसे सरकार की बदले की सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है और उसके कुछ दिन के बाद जिस तरह से फडणवीस से पूछताछ हो रही है, तो इसे सरकार के बदले की सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए ये बात तो विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से की जा रही है, लेकिन इस मामले की कड़ी मार्च 2021 में शुरू हो चुकी थी, जब ये केंद्रीय गृह सचिव को देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्यूमेंट सौंपे थे। उसके बाद तुरंत इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया था और देवेंद्र फडणवीस को बार बार नोटिस भी भेजी जा रही थी। तकरीबन मेरे ख्याल से जिस तरह से साइबर यूनिट की तरफ से जो नोटिस इशू किया गया था, उसमें साफ तौर से लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस को तब कम से कम 3 से 4 दफ़ा नोटिस भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर के एक पत्र में उन्होंने बंद लिफाफे में अपना एक जवाब ये भेजा कि वो जल्दी इस मामले में जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं जवाब दिए, तब साइबर यूनिट ने फाइनली ये निर्णय लिया कि अब उनसे जवाब मांगा जाए। तो ये कल उन्होंने खुद आकर सामने कहा कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे, जवाब देंगे। तो आज सरकार ने और पुलिस के मना करने पर कि माहौल, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कोई मामूली नेता इस वक्त महाराष्ट्र के नहीं है, विपक्ष के एक नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस समय हाल ही में जिस तरह से देश के 4 राज्यों में चुनाव हुए, गोवा के प्रभारी बनाए गए, तो गोवा में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। तो प्रखर नेता महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस भी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटे, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज जो साइबर क्राइम ने नोटिस भेजी थी साइबर की यूनिट ने, उस नोटिस को जलाया गया। मुंबई के घाटकोपर चेंबूर में राम कदम की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन के पहले जो पुतला जला था राज्य सरकार का, उसको रोकने में पुलिस जरूर कामयाब हुई, लेकिन प्रदर्शन कुछ हद तक जरूर हुआ। नहीं, बिल्कुल सर्वेश, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इस पर आगे क्या कुछ सियासत होती है और
जिस तरह से पूछताछ की गई है, तो सरकार और जो एजेंसियां हैं वो इस पूछताछ से कितना मुतमईन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, सर्विस मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्म है, लेकिन अब देखना यहां से यह बहुत अहम होगा कि आज की पूछताछ के बाद आखिर क्या कुछ निकलता है, और जो एक टकराव है अपोजिशन और सरकार के बीच में, क्या वो टकराव कम होगा या आने वाले दिनों में इस टकराव में इजाफा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत पर हमला तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी लीडर नीलेश राणे और नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस लीडरों का दावा है कि बीजेपी लीडर राणे ने अपने एक बयान में कांग्रेस लीडर शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखने का इल्जाम लगाया था। राष्ट्रवादी के हम सभी कार्यकर्ता आज नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में नीलेश राणे और नीतीश राणे इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, इस तरह का निवेदन लेके आए थे। लगातार कई दिनों से हम सभी के श्रद्धा स्थान माननीय शरद पवार साहब के बारे में जो बरगलाना वो कर रहे हैं, कल तो उन्होंने हद कर दी कि शरद पवार साहब ये दाऊद के हस्तक है, इस प्रकार का विधान उन्होंने किया। उसके खिलाफ उनके ऊपर विविध धाराओं में 120B, 153B, 499, 500, 505(1), 505(1) इन विविध धाराओं पे उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। ये मांग लेके हम लोग आए थे। हमें पुलिस ने आश्वस्त किया है, हमने पेन ड्राइव पे सभी सबूत उनको दिए हैं। इसकी जांच करके शाम तक एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ये आश्वासन हमें पुलिस ने दिया है। दिल्ली में पीएम मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालिया तनाजुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और दीगर मरकजी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 18 दिनों से जंग जारी है, और इस जंग में एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस का नुकसान हो रहा है, वहीं दीगर ममालिक का भी काफी नुकसान हो चुका है। साथ ही इस जंग से दीगर मुल्कों के माशी सूरत हाल पर भी असर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमत बढ़ने के अंदेशे बढ़ गए हैं। देखना यह होगा कि इस मीटिंग से क्या कुछ हासिल निकलता है। और CWC की मीटिंग में अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये मीटिंग इंतखाबात के बाद की मीटिंग है। CWC की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें अभी कांग्रेस के कदावर लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, और अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर गौर खौज करने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है। तो अब से कुछ देर में CWC की मीटिंग होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाकायदा पहुंच चुके हैं। कई कदावर लीडर इसमें शिरकत कर रहे हैं। 5 रियासतों में जिस तरह के नताइज आए और ये नताइज कांग्रेस के लिए मायूस कुन रहे, तो इन नताइज पर गौर व फिक्र करने के लिए कांग्रेस की ये आला सतह की मीटिंग है, जिसमें 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर गौर व खौज किया जाएगा। अभी इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे, और इसके अलावा पार्टी के जो आला लीडरान हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो अब से कुछ देर में ही ये मीटिंग शुरू होगी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पंजाब का रुख करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी का जश्न जारी है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सीएम के उम्मीदवार भगवत मान, मनीष सिसोदिया और दीगर लीडरान विजय यात्रा में शामिल हैं। सुबह से ही जारी इस विजय यात्रा की शुरुआत गोल्डन टेंपल से हुई। इसके बाद लीडरान सड़कों पर आवाम के दरमियान आए। वाज़ेह कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि जीत के लिए सिर्फ 59 सीटें ही दरकार थी। आम आदमी पार्टी पर पंजाब के अवाम ने भरोसा जताया है और भारी वोटों से कामयाब किया है। साथ ही पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए आम आदमी पार्टी को अवाम ने पंजाब की बागडोर दे दी है। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो उसी कमाल कर देता, उसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर।
दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इनकलाब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इनकलाब, सारे हार गए, सारे हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, आदेश प्रताप कैरू हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकलाब है। तो दिल्ली में CWC की मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू होने वाली, और अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग के अंदर की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और जो बड़े लीडरान हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं, और इस मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 रियासतों में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कांग्रेस के बड़े लीडरान CWC की मीटिंग में मौजूद हैं। आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देख सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद को भी इस मीटिंग में देख सकते हैं, सलमान खुर्शीद, और इसके अलावा जो बड़े लीडर हैं, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। पूरा यूपी में जिस तरह से मेहनत की प्रियंका गांधी ने, और 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन नतीजे उस तरह से नहीं आए, मायूस कुन नतीजे रहे। अब नतीजे कांग्रेस के लिए इतने खराब क्यों हुए? 2017 की कारकर्दगी से ज्यादा और मायूस कुन कारकर्दगी 2022 में कांग्रेस की रही है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर गौर फिक्र करने के लिए CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं। उधर गाजियाबाद जिले के हिंदू वाहिनी सदर आयुष त्यागी को इश्तियाल अंगेज बयान देना भारी पड़ गया है। आयुष त्यागी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत खातून वकील आरिफा समेत दीगर खवातीन ने दायर की है। शिकायत में एक मखसूस कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने और नफरत फैलाने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आयुष त्यागी नाम के एक आदमी ने 20-50 लोगों को इकट्ठा करके मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। कहा कि उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों को जाकर बता दो कि मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर उतार दे, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी उसको उतार कर फेंकने का काम करेगी। तो इसके ऊपर देखिए, हम लोगों ने एक कंप्लेन शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में SHO साहब से हम लोगों ने ये लिखित दिया, और SHO साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि देखिए, अगर इस तरीके से अगर मुसलमानों की भावना आहत हुई है तो हम लोग बिल्कुल इस पर आप लोगों के साथ हैं। और उन्होंने हमारी कंप्लेन भी रिसीव की और हमें भरोसा दिलाया कि देखिए, इस पर हम लोग जो भी प्रोसीजर है IT एक्ट के तहत जो भी प्रोसीजर है, हम उसमें हम लोग FIR भी करेंगे, और हमारी कंप्लेन भी रिसीव की गई। मामला गाजियाबाद का है, आप लोग यहाँ FIR क्यों करा रहे हैं? देखिए, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, मुसलमानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, और जब हम सभी मस्जिदों को टारगेट किया गया, सभी मस्जिदों को कहा गया, सभी मुसलमानों को जिहादी और आतंकवादी कहा गया, तो देखिए फिर ये गाजियाबाद किसी एक जगह का मामला नहीं हो गया, फिर ये सब जगह का मामला है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने ये कंप्लेन दर्ज कराई है। बाराबंकी स्टेशन पर शक की बुनियाद पर 6 बच्चियों को ट्रेन से उतारा गया। इन 6 बच्चियों के साथ सरताज और अकबर नाम के 2 अफराद हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनमें अकबर और सरताज की अपनी भी एक बेटी शामिल है। बाकी 4 लड़कियां गांव और खानदान के गरीब खानदानों से ताल्लुक रखती हैं। इन दोनों अफराद के मुताबिक गांव में गरीब होने के सबब अपने गांव की बच्चियों को भी अपने साथ सूरत ले जा रहे थे। अब पुलिस ने इन बच्चियों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया है। हम बच्चा को पढ़ाते, वो गुजरा जाता पढ़ने के लिए। किस जगह पढ़ाते? ये मालीपुर टिकली तरफ। मतलब इतनी हमदर्दी आ गई है, उस बच्चे का नाम नहीं मालूम, उसके माता पिता का नाम मालूम है? तो माता पिता का भी नाम नहीं मालूम है, उस बच्चे को तुम पढ़ाने ले जा रहे हो? भेज साले दिया का है, नाम मालूम है? चचेरे साले का नाम मालूम है? नहीं। जिसकी लड़की है उसका नाम नहीं मालूम है? सूरत में कहाँ लेके जा रहे थे? सूरत बोला था, मालीपुर बोला था। मालेपुर। अच्छा, ले करते क्या? वहाँ पढ़ने के लिए देता है। कितनी लड़कियों को लेके जा रहे थे? जी, इसमें मेरा एक लड़की है और 2 गांव की लड़की है, 3 लड़की। कुल तो 5 लड़कियाँ हैं। 2 दूसरे वाले के। अच्छा, तो वो कैसे साथ में हुए? हाँ जी। वो कौन है?
वो साथ में इसलिए हुए कि वो भी हमारे गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अकबर। अच्छा, 3 लड़के